रहीम प्रिंसिपल्स ऑफ लिम्नोलॉजी, जिसको अप्लाइड लिम्नोलॉजी भी कहते हैं, उसके लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे वंडर एनिमल्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिन्हें हम प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। प्लैंक्टन्स की एक टाइप आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। और आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन को कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब कर सकें तमाम एस्पेक्ट के साथ, और इसमें किसी किस्म की जो है वो ना रह जाए बीच में। फाइटोप्लैंक्टन्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुछ क्लासेस हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिनमें सियानोबैक्टीरिया शामिल है, डायटम शामिल है, डायनोफ्लैजिलेट शामिल है, ग्रीन अल्जी शामिल है और कोकोलिथोफोर्स शामिल है। लिम्नोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी होती है इनलैंड वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की, जिनमें लेक्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स और वेटलैंड शामिल होती हैं। इनका बुनियादी फोकस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है फ्रेश वाटर सिस्टम्स की। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो सेंट्रल किरदार अदा करते हैं, जिनकी क्योंकि ये बहुत सारे ऑलमोस्ट तमाम फूड चेन्स और फूड वेब्स का जो बेस होता है या फाउंडेशनल पोर्शन होता है वो प्लैंक्टन्स ही बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत स्मॉलर साइज़ होते हैं। इसके साथ साथ ये इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑन देयर विल अपनी मर्ज़ी से जो है वो वाटर करंट्स के थ्रू या अपनी विश से वाटर में ड्रिफ्ट कर सकते हैं। दे आर प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक, ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किस तरीके से करते हैं, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पाया जाएगा और उसके साथ साथ एक्सेसरी पिगमेंट्स पाए जाएंगे। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स और क्लोरोफिल जो है वो मिलकर क्या करेगा, ये इनकी और सारा वो स्कीमा बनाएगा, जिसके मुताबिक फिर उनकी होगी सारा बाकी मामला होंगे। तो की फीचर्स में सबसे पहले नंबर पे जो ऊपर हम कर चुके हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे माइक्रोस्कोपिक एंड फ्री फ्लोटिंग। ये माइक्रोस्कोपिक बहुत खुर्दबीनी जानदार होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते हैं, और फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मतलब ये अपनी विश से अपनी मर्जी से फ्लोट कर सकते हैं पानी की करंट्स के ऊपर, लहरों के ऊपर। इनके अंदर क्लोरोफिल और दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप को स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स जो है वो वेरी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइप, लेकिन जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, ये एक्सेसिवली और एसेंशियली उनमें मौजूद होगा, जो उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को इंश्योर करें। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के अंदर। प्राइमरी प्रोड्यूसर से मुराद वो जानदार जिनसे फूड चेन स्टार्ट होती है। तो ये जितनी भी फूड चेन्स वाटर बॉडीज़ के अंदर होंगी, तो उन तमाम वाटर बॉडीज़ की फूड चेन्स को इनिशिएट या स्टार्ट यही करवाएंगे। ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों इकोसिस्टम्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो ये टेक्सोनॉमिकली डाइवर्स होते हैं, कई इनके ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ कुछ ग्रुप्स को मेंशन किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको जो हमारे कंसर्न में नहीं है, जो मेरीन प्लैंक्टन्स हो सकते हैं, तो फिर उनको हम यहाँ पर स्टडी भी नहीं करें। मेजर ग्रुप्स में सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफाइल से आता है, जिसको हम ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। दीज आर द यूकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन्स। ये ट्रू न्यूक्लियस बीरिंग, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस बीरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एंड वेरी कॉमन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। इनके अगर खसूसियात की बात करें तो ये इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बिल्कुल वही जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, इसेंशियल और एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये दोनों पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें सेलुलोज जो है उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, जो उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी फ्राहम करती है और प्रॉपर स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर भी फ्राहम करती है। नेक्स्ट इज फूड चेन्स। ये इनमें फूड स्टोर जो होती है वो जस्ट लाइक प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में इनमें फूड स्टोर होती है। तो ये अल्जी और प्लांट्स के अंदर सिमिलैरिटी में ये पॉइंट आ सकता है कि उन दोनों का स्टोर कंपाउंड एक ही है, जिस फॉर्म के अंदर, जिस कंपाउंड की सूरत में ये अपना मटेरियल स्टोर करते हैं। सेकेंडली ये जो है वो इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं एक्सेसरी और इसेंशियल दोनों सेम है। और तीसरे नंबर पे इनमें जो है वो स्टोर कंपाउंड और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें वही कंपाउंड पाया जाता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये तीन सिमिलैरिटीज़ होंगी ग्रीन एल्जी की प्लांट्स के साथ, जो ये साबित करता है कि ये हो सकता है कि ये एक ही जो है वो एंसेस्ट्रल ग्रुप से डिवेल्प हुआ है।
फूड चेन आमतौर पर एक क्लीन और वेल लिट वाटर जो होता है, साफ़ सुथरे पानी के अंदर जो है वो ग्रीन एल्गी प्रेफर करती है। ऑर्गेनिक जिनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो या बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर हो, टॉक्सिक वाटर हो, तो उसके अंदर आमतौर पर ग्रीन एल्गी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। एग्जाम्पल इसकी क्लैमिडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, स्पायरोजायरा है, पेडिएस्ट्रम है, इसके साथ साथ सेंडेंसमस है। इंपॉर्टेंस इसकी, ये मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है ये पैदा करते हैं। ऑन एस्टिमेट हमारे साथ जावेद साहब एक बात करते होते थे कि अगर हम 70 और 30 के हिसाब से डिवाइड करें तो 30% जो ऑक्सीजन है ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टोटल जितने प्लांट्स, हालांकि बहुत बड़ा नंबर है प्लांट्स का, 30% के करीब ऑक्सीजन ये प्लांट्स डेवलप करते हैं, जबकि 70% के करीब ऑक्सीजन वो प्लैंक्टन्स और स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो ऐड करते हैं हमारे इस 21% एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर। ये न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर, ऐसा फ्रेश वाटर जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें यहाँ आमतौर पर पाए जाते हैं। ये है कुछ जो है उनकी हमने इनिशिएट किए हुए हैं, डायग्राम्स ऐड की हुई हैं यहाँ पर। सेकेंड ग्रुप हमारे पास है बेसिलरियोफाइट्स, जिनको डायटॉम्स भी कहते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो दोनों फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में वही पॉइंट्स, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत सारी डिटेल इनमें हो गई नहीं, बहुत कम चीज़ें होंगी जिनमें भी डिस्टिंक्शन है, जिसकी बुनियाद पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले नंबर पे सेल वॉल इनकी जो है वो सिलिका या फेस्टूल की बनी हुई होती है, और यही कंपाउंड इनको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होता है। गोल्डन ब्राउन का कलर होता है फ्लूकोजैंथीन नाम के पिगमेंट की वजह से, जो कि एक फूड स्टोरेज इनके अंदर जो है वो ऑयल और क्लेरोसोलामिन सोलामिनारिन के नाम के कंपाउंड्स की सूरत में होता है। ये जो है ये कोल्ड वाटर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरीन वाटर जो होते हैं उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो होते हैं। टाइप्स ऑफ डायटम्स हमारे पास सेंट्रिक डायटम्स और पिनियन डायटम्स, ये मतलब इनको बाय इनकी जो शेप होती है उसकी बुनियाद पर किया जा सकता है। जो गोल होते हैं उनको हम सेंट्रिक डायटम्स कहेंगे, और जब जो लीफ लाइक होंगे उनको हम पिनियन डायटम्स कहेंगे। एग्जांपल में नेविकुला है हमारे पास, इनके साथ पिनुलेरिया है, साइक्लोटेला है। इनकी इंपॉर्टेंस में ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, और इसके साथ साथ डायमेटस अर्थ होती है, जब ये मर जाते हैं तो इनकी एक बाकायदा लेयर बन जाती है जिसको डायटमेशियस अर्थ कहते हैं डेथ के बाद। इंडिकेशन है ये क्लीन वाटर की, किसी भी जगह पर क्लीन वाटर होगा तो उसमें डायटम्स पाए जाएंगे, तो ये एक बड़ी क्लियर निशानी है, ये सामने नज़र भी आ सकते हैं माइक्रोस्कोपिक डायग्राम के अंदर, हम फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके के विजिबल होते हैं, नज़र आते हैं। सियानोफाइसिन ब्रू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको, ये आमतौर पर प्रोकैरियोटिक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इससे पहले वाले यूकैरियोटिक थे, ये प्रोकैरियोटिक है। आमतौर पर न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर लेक और पॉन्ड के अंदर ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए के साथ जो दूसरा एक्सेसरी पिगमेंट पाया जाता है वो फाइकोसियानिन, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीसीज में ये एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अल्गल ब्लूम्स के मेजर ग्रुप्स जो है वो भी इसी ग्रुप से, जो सियानोफाइसी है, इससे ताल्लुक़ रखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस में ये नाइट्रोजन फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी तो वो यूट्रोफिकेशन का बायस बनेगा। इसके अलावा इनमें ये एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन फिक्स कर सके और एक अलगल ब्लूम्स भी डेवलप करते हैं। यहाँ पर हमने इनकी डायग्राम ऐड की है, इनमें से कुछ ग्रुप्स हैं, इनको बड़ी आसानी से हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनमें ये सेंट्रल माइक्रोसिस्टिस है, माइक्रोसिस्टिस के साथ ऑसिलेटोरिया है, इसके साथ एनाबेना है। एनाबेना के अगर साइड पे देखें तो आपको नोस्टॉक भी मिल जाएगा, रेवुलेरिया मिल जाएगा, टॉलीफ्रिक्स मिल जाएगा, स्टिगोनीमा मिल जाएगा। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनमें इनकी स्टेनिंग टेक्निक्स के जरिए हम देख सकते हैं कि जो स्टेनिंग है ये भी जाहिर करती है कि इनका जो कलर है वो फाइकोसियानिन की वजह से ब्लू कलर होता है और क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, सियानोफाइसिन।
नेक्स्ट इज डाइनोफाइसी, जिनको डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। नाम में जाहिर है, डाई मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो माइक्रोब्स होंगे, वो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे जिनमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, और 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे जो इनको हेल्प आउट करेंगे मूवमेंट के लिए। ये मैरीन वाटर के अंदर ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इनके कुछ ग्रुप्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। 2 फ्लैजिला में मूवमेंट्स के लिए होते हैं। सेल वॉल इनकी सेलुलोज प्लेट्स की बनी हुई होती है जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फराहम करती है और इनको वेल अडेप्ट करती है फॉर सर्वाइवल इन वेरियस इन्वायरमेंट्स। इसके अलावा जो है ये रेड टाइड का सबसे बड़ा कॉजेटिव होते हैं। कुछ स्पीसीज़ कई किस्म के टॉक्सिन डेवलप करती हैं जो मुख्तलिफ तरह के जानवरों को के लिए नुकसानदेह होती हैं। एग्जाम्पल में इनकी केराटियम है, हमारे पास पेरिडीनियम है और गोनिया ओलेक्सा। इंपॉर्टेंस हमारे पास ये बायोलुमिसेंस भी काज करते हैं। बायोलुमिसेंस से मुराद ये लाइटनिंग कंपाउंड्स भी डेवलप करते हैं। अगर कुछ बीचीज़ की आपने फ़ोटोज़ देखी हो तो उन पे ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ जो है वो लाइट वगैरह नेचुरल लाइट डेवलप हुई होती है, तो ये इन कंपाउंड्स की वजह से होती है जो कि फ़िश पॉइजनिंग का भी बाइस बन सकती है, क्योंकि फ़िश को कंसीडर होता है जैसे ये फूड है, जब वो उसको यूज़ करती है तो उनको नुकसान भी हो सकते हैं। ये फ्लैजिला के जरिए मूव करते हैं। 2 फ्लैजिला में आमतौर पर पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज़ जो है वो अल्कल ब्लूम्स का बाइस या टॉक्सिक ब्लूम्स का बाइस भी बन सकते हैं। ये एग्जांपल हमने फोटोग्राफ इसकी ऐड की है। ये माइक्रोस्कोपिक फ़ोटो है, तो जिस तरह की फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड हो रही हैं पॉसिबली इसेंशियली ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी किस्म के माइक्रोस्कोप के नीचे दिखें। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हो सकता है, ये प्रैक्टिकल में आप लोग चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट इज यूग्लिनोफाइसी, जिनको यूग्लिना क्लोज रिलेटिव्स भी कहा जाता है। इनमें हमारे पास जो है वो पोल्यूटेड फ्रेश वाटर रिच में जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में ये पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है होती नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे पेलिकल मौजूद होती है, जो हमने पैरामीशियम वगैरह के अंदर देखी थी। ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, उनके कुछ ग्रुप हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ये फ्लैजिला के जरिए मूव करते हैं और उनकी फूड कंपाउंड स्टोरेज का कंपाउंड जो है वो पैरामाइलिन होता है। एग्जांपल में यूग्लिना और फैकस एग्जांपल है इनकी। आमतौर पर ऑर्गेनिक पोल्यूशन की एग्जांपल है। किसी भी वाटर को की अगर उसमें पोल्यूशन है और ये देखना हो कि उसमें किस तरह की पोल्यूशन है, तो वहाँ पर हम जो वाटर है उसका सैंपल लेते हैं। उसमें जिस टाइप की अलजी पाई जाएगी तो हम ये बड़ी क्लियरली देख सकेंगे कि वो किस जो है वो ताल्लुक किस चीज़ की वजह से पोल्यूटेड है। अगर उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूशन ज़्यादा होगी तो उसमें जो हमारे पास यूग्लिनोफाइसी ज़्यादा पाए जाएंगे। अगर उसके अंदर जो है वो बाकी कंपाउंड होंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं। अगर सिलिकॉन ज़्यादा होगा तो फिर वो इससे पहले जो हमने ग्रुप किया था, तो इस तरीके से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सैंपल, इस सैंपल के अंदर कौन सी टाइप ऑफ अलजी या फाइटोप्लैंक्टन्स हमारे पास अवेलेबल है। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। यही ग्रुप है जो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है। बाकी अदरवाइज तमाम ग्रुप्स जो हैं वो तकरीबन ऑटोट्रॉफिक ही हैं। ये आमतौर पर ऑर्गेनिक रिच वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास यूग्लिना जो है, ये एक मुख्तलिफ शेप्स है यूग्लिना की, हैं तमाम यूग्लिना, जबकि ये उनकी क्लासेस हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन की। तो 1-2 क्लासेस आपने देखी। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करती हैं। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस होती हैं, क्योंकि ये सस्पेंडेड रहते हैं तो इनका स्मॉलर साइज होता है, जिसकी वजह से इनका सिंकिंग रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। गैस वैक्यूम्स डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से ये जो वाटर प्लांट्स हैं उनमें अपना सर्वाइवल रेट को इंश्योर करते हैं। इनके अंदर स्पाइन्स और प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इनके साथ साथ इनमें कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन से भी इनको वो बचाता है, क्योंकि ज़ाहिर वाटर पानी है वो हर वक्त मूव कर रहा है, तो ये मूविंग वाटर जो है उसमें इनको बचाने, इनको सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। फोटोसेंसिस एंड प्रोडक्टिविटी, फाइटोप्लैंक्टन्स कैरी आउट फोटोसेंसिस सनलाइट मोस्टली, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ से होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो इनमें होगी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी, जिसकी इक्वेशन हमने कई बार की हुई है, यहाँ पर एक बार दोबारा से वो रिपीट हो चुकी है। 6CO2 + H2, 6H2O, ये 6H12O6 + 6O2, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। 70% ऑक्सीजन, जितनी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 21% जो है उसमें, उसका अगर हम 70% करें तो ये हमें फाइटोप्लैंक्टन से ही हासिल होती है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक मैटर में क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं तो ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा हाई ट्रॉफिक लेवल्स को, क्योंकि फूड चेन का ये बेस लाइन है, अगर ये सपोर्ट रहेंगे, ये अगर प्रोटेक्टेड रहेंगे तो पूरे का पूरा जो हमारा है तमाम ट्रॉफिक लेवल्स हैं, पूरे का पूरा फूड चेन या फूड वेब जो है वो भी सेटल रहेगा। प्रोडक्टिविटी की 3 टाइप्स होती हैं जी। सबसे पहले जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें बायोमास की प्रोडक्शन का रेट जो है उसको इंश्योर किया जाता है, कितनी बायोमास पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है वो डेवलप हो रही है। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में टोटल फोटोसिंथेसिस देखी जाएगी, और नेट प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस में से हम रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास रिजल्टेंटली आएगा, जो जवाब आएगा वो हमारे पास नेट प्रोडक्टिविटी होगा।
ये फाइटोप्लैंक्टन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, इनमें सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जिनमें लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर मूवमेंट्स है। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो है वो उनकी मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करता है, बट टेम्परेचर क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं होता, बट अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज के नतीजे में बहुत तेज़ी के साथ इनके टेम्परेचर में इजाफा होगा तो वो तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ टेम्परेचर इनके लिए नुकसान दे होगा और इनकी डिप्लीशन का बायस बन जाएगा। वाटर मूवमेंट्स जो है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और मिक्सिंग को इंश्योर करते हैं, जिसकी वजह से ये कई नई जो है वो वाटर बॉडीज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं, उनमें पहुंच जाते हैं। केमिकल फैक्टर्स में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, तो इनको 3 न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो क्योंकि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। सेकेंडली फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस इनकी जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स के लिए, सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्डली सिलिका, ये स्पेसिफिकली डायटम्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पर भी डायटम्स होंगे निशानी होगी कि वहाँ पर सिलिकॉन की मिकदार पाई जाती है। पीएच जो है वो न्यूट्रल से लेकर कुछ हद तक एल्कलाइन कंडीशन को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके अलावा डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये ऐड भी करते हैं और थोड़ी बहुत डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ पर होनी भी चाहिए। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ग्रेजिंग बाय जूप्लैंक्टन्स, अगर किसी इलाके में किसी वाटर बॉडी के अंदर जूप्लैंक्टन्स नहीं है तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स की अच्छी बड़ी पॉपुलेशन पाई जाएगी। लेकिन अगर किसी जगह पर जूप्लैंक्टन्स भी मौजूद है तो वहाँ पर एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मौजूद होगा फाइटो और जूप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन के दरमियान, इनकी अबंडेंस के दरमियान। कंपटीशन है जी कई स्पीसीज़ के दरमियान का जो है वो सोर्सेस है। कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो इस कंपटीशन के अंदर फिर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनकी मिकदार या इनकी जो नंबर है, इनकी जो अबंडेंस है उसको फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर सिर्फ अल्गल ब्लूम्स या फाइटोप्लैंक्टन्स ही मौजूद हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये काफ़ी तेज़ी से फ्लरिश करते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिज्म और डिजीज़, जहाँ पर पैरासाइट्स ज़्यादा होंगे, जहाँ पर डिजीज़ ज़्यादा होंगी, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स की मिकदार कम होती चली जाएगी। सीजनल सक्सेशन में, अच्छा सीजन सक्सेशन को अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में कह लें तो कुछ अलजीज ऐसे होते हैं जिनको एक मौसम ज़्यादा सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी अलजीज वो होती हैं जिनको कोई और मौसम ज़्यादा सपोर्ट करता है। और कुछ ऐसा मौसम, कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें तमाम अलजीज जो है वो प्रॉपर, तमाम फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं, इन अदर वर्ड्स सॉरी टू से, वो जो है वो सपोर्टिव होती हैं। लेक्स में सबसे पहले स्प्रिंग ब्लूम्स के अंदर आमतौर पर डायटम्स, क्योंकि स्प्रिंग में नेचुरल और जो फ्रेश वाटर होता है अपना, जो क्लियर वाटर होता है वो ज़्यादा देर मिकदार होता है मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा होते हैं और लाइट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, इसीलिए जो है वो डायटम ज़्यादा होते हैं। समर फेज़ के दौरान स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि लेयर्स बन जाती हैं वाटर के अंदर टेम्परेचर की वजह से, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की जो है वो होनी शुरू हो जाती है, डेफिशिएंसी होना शुरू होती है, जिसके नतीजे में सियानोबैक्टीरिया वहाँ पर डोमिनेट कर जाते हैं। ऑटम ब्लूम्स जो है उनमें हमारे पास रिस्टोरिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, मॉडरेट फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ होती है। विंटर जो है उसमें लो टेम्परेचर है और टाइड्स हैं, इनमें आमतौर पर मिनिमल एक्टिविटी होती है और बहुत कोई भी ग्रुप जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बुनियादी तौर पर ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब ये फूड चेन सिंपल सी दिखाई गई, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनके ऊपर जूप्लैंक्टन्स फीड कर रहे हैं, जूप्लैंक्टन्स को फिश खा रही है और फिश को हायर प्रेडेटर्स खा रहे हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल जो है उनको इंश्योर फाइटोप्लैंक्टन्स ही करते हैं। कार्बन साइकिलिंग में एब्जॉर्ब CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये इंडिकेटर भी होते हैं। इसके अलावा ग्लोबल कार्बन बैलेंस को भी इंश्योर करवाते हैं। ये इन्हीं की बुनियाद पर, इन्हीं की बदौलत ग्लोबल कार्बन बैलेंस हो पा रहा है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और उनकी रिसाइकलिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। बायोइंडिकेटर्स के तौर पर जैसे डायटम्स हमेशा वहाँ पर पाए जाएंगे वहाँ पर क्लीन और ऑक्सीजन रिच पानी होगा, तो वहाँ पर ऐसी जगह या ऐसी वाटर बॉडी या कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पर आपको डायटम ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी क्लियर वाटर होता है। या उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको बड़ी आसानी से RO के ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पोल्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में पोल्यूटेड और यूट्रोफिक वाटर मौजूद होता है, तो ये पानी पीने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये सैंपल्स के जरिए हम अंदाजा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूग्लिना, ये आमतौर पर ऑर्गेनिक पोल्यूशन, सीवेज वाटर वगैरह के अंदर यूग्लिना ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। यूट्रोफिकेशन अल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन कहते हैं सेडिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह, उनका जो है वो उनके एक्सेसिवनेस की वजह से या उनकी ज़्यादती की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स की बहुत ज़्यादा तादाद में और मास प्रोडक्शन, जिसकी वजह से अल्गल ब्लूम्स डेवलप हो जाते हैं। अल्गल ब्लूम्स जो है वो फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन की बहुत तेज़ी से इजाफे को कहते हैं, इसकी वजह से, जो कि आमतौर पर साइनोबैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इनके फैक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन डिप्लीशन शामिल है, हिपोक्सिया हो सकती है, फिश जो है वो डेथ हो सकती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत बढ़ सकती है किसी भी वाटर बॉडी की, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, सारे यही यूज़ कर लेंगे।
इसके अलावा टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं जो अल्गल ब्लूम्स में होते हैं। स्टडी मेथड्स के लिए सबसे पहले सैम्पलिंग टेक्निक्स है जी। स्पेसिफिक टाइप के प्लैंकटन नेट्स आते हैं, उन नेट्स के जरिए हम इनको जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर सैम्पलिंग बॉटल्स के अंदर वाटर जो है वो लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे उनके सैंपल्स बना के देखे जाए तो भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोप के जरिए पता चल सकता है, ऐसे आप नेकेड आई से देख के महसूस नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सेल काउंटिंग है जी, माइक्रोस्कोप के जरिए है। इसके अलावा क्लोरोफिल एस्टिमेशन है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रोडक्टिव मेजरमेंट में लाइट और डार्क बॉटल मेथड यूज़ कर सकते हैं और रेडिएक्टिव कार्बन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस इन फिशरीज एंड इकोनॉमी, फिश प्रोडक्शन है उसकी बेस ही फाइटोप्लैंक्टन है, जैसे पहले बयान हो चुका। इसके अलावा एक्वाकल्चर में नेचुरल फीड के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट में इंडिकेटर के तौर पर भी यूज़ होते हैं। मॉडर्न रिसर्च ट्रेंड्स के अंदर हमारे पास क्लाइमेट चेंज जो है ये इम्पैक्ट करती है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। रिमोट सेंसिंग जो है इसके ज़रिए हम अल्गल ब्लूम्स को या ब्लूम डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक स्टडीज़ जो है उनमें मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इनका किरदार देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन फंडामेंटल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के लिए, जिनको स्लिमनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इनके इकोलॉजिकल रोल्स जो है एक्सटेंड फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्शन टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, बहुत सारे किरदार हैं इनके जिनको देखा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग दैट डायनामिक्स इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग देयर वाटर रिसोर्सेज, फिशरीज एंड इकोलॉजी, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम ये देखें। एग्जाम के लिहाज से शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड समरी जो है इसमें फाइटोप्लैंक्टन या माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स होते हैं। मेजर ग्रुप्स में डायटम्स, ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कंट्रोल होते हैं लाइट, न्यूट्रिएंट्स और टेम्परेचर के जरिए इनको कंट्रोल किया जाता है या इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है। इंडिकेटर्स होते हैं वाटर क्वालिटी के। इसके अलावा जो इनकी ग्रोथ होती है वो यूट्रॉफिकेशन का बाइस बन सकती है।